हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12 की केमिस्ट्री का टॉप 100 एमबीबीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न में उत्तर कर सकते हैं। यह हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से चलने वाला है, तो वीडियो क्लास तक देखते रहिएगा। आपको 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न में उत्तर। ठीक है ना, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहा, फराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम यानी कि फराडे का प्रथम नियम क्या है, फराडे का द्वितीय नियम क्या है। आपको दो नियम है जो कि हर बार आपको एक नियम पूछता ही है, फराडे का प्रथम नियम या द्वितीय नियम से। तो फराडे का प्रथम नियम पढ़ते हैं, उसके बाद द्वितीय नियम पढ़ेंगे। ठीक ना। तो फराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, यानी कि फराडे जो फर्स्ट लॉ है क्या कहता है, देखिए इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा, समझने का प्रयास कीजिएगा, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि m इक्वल टू जो किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थों की मात्रा मास यानी कि पदार्थ मास m प्रोपोर्शनल समानुपाती कह रहा है विद्युत धारा का यानी कि q आवेश का यानी कि उसके समानुपाती है। ठीक ना। अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे हम लगाते हैं, अपूर्णांक जो भी है, तो यहाँ पे हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे, जेड लगाएंगे, जेड क्या हो जाएगा, जेड क्यू हो जाएगा, जेड क्यू हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समानुपाती नियतांक लगा दिए, जेड, जेड क्या है, समानुपाती नियतांक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे m इक्वल टू जेड क्यू हो गया। अगर हम जेड क्यू हो गया ना, तो यहाँ पे q के वैल्यू का बात कर ले, m इक्वल टू जेड क्यू, तो q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आई टी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, q बराबर आई टी फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड आई टी। यही इसका लिए होता है फैराडे का प्रथम लॉ कहता है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त, जो इलेक्ट्रोड है ना उससे मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा यानी कि कोई भी मास हो, कोई भी पदार्थ की मात्रा यानी कि m, कोई भी पदार्थ की मात्रा m उसके किसके प्रोपोर्शनल है, प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर प्रोपोर्शनल की बात करें, समानुपाती की बात कर रहा है q, तो m प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे यानी कि z हो जाएगा, जेड क्यू, और q का वैल्यू जो होता है आई टी होता है, जेड आई टी। यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ना, नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि फैराडे का प्रथम जब नियम लिखिएगा ना, तो यह आपको लिखिएगा तो आपको 2 मार्क्स फुल मिलेगा। अगर आप खाली परिभाषा लिखिएगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, यह नहीं लिखिएगा तो नहीं मिलने वाला है। यानी कि आपको लिखना ही पड़ेगा m इक्वल टू जेड आई टी। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा क्या, फैराडे का प्रथम नियम लिख देगा और वहाँ पे ऑप्शन दे देगा एम आई टी, जेड आई टी, के यू आई टी, मतलब कुछ दे देगा। वहाँ पे देखिएगा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड आई टी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव के लिए। और सब्जेक्टिव में इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन 11, 16 और 19, 20 के एग्जाम में पूछा गया BSc के, इंग्लिश मीडियम यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, 2 नंबर से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। ठीक ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग, समझिएगा, अभिकारकों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्वेश्चन समझिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके वेग समीकरण में क्या अभिकारक, जो अभिकारक है ना उसके घात जो होता है, घात मतलब पावर, डिग्री, जो डिग्री होता है ना घात, उसके योग, घातों का योग अभिक्रिया कोटि कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे वेग बराबर दिया, किसी अभिक्रिया के रासायनिक वेग में क्या दिया हुआ है, a के पावर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और b के पावर क्या कुछ नहीं यानी कि 1 दिया हुआ है, b के पावर कुछ नहीं यानी कि 1। तो यानी कि अभिक्रिया के घातों का योग, जो वहाँ पे घात का योग होगा ना, देखिए यहाँ पे देखिए, तो क्या a के पावर क्या 3 है और प्लस क्या हो जाएगा b के पावर 1 है यानी कि क्या हो जाएगा 4। तो अभिक्रिया का कोटि क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे समीकरण देके समझाए हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिक्रिया का कोटि कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अगर इसके बाद के ये जो यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है, वेग समीकरण दिया हुआ ना, अगर इसके कोटि की बात करें तो 4 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगा, क्योंकि डिफिनेशन के अनुसार ना, तो अभिक्रिया कोटि 4 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, वहाँ पे किसी रासायनिक अभिक्रिया दे देगा, ऐसा वेग दे देगा, ऐसा एक समीकरण दे देगा, अब पूछेगा अभिक्रिया का कोटि क्या होगा, अभिक्रिया का कोटि कितना है। तो उस प्रकार से क्या कीजिएगा, अभिकारक का जो घात है उसको जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बार बार पूछता है a के पावर 2 और b के पावर कुछ नहीं, तो बार बार 3 आंसर आता है। कभी कभी पूछेगा a के पावर 5 और b के पावर 0,
तो क्या हो जाएगा 5 + 0 क्या हो जाएगा 5। अभिक्रिया कोटि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा अभिक्रिया कोटि से आप क्या समझते हैं तो लिखिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग अभिक्रिया का कोटि कहलाता है। समझ गए, यह 2011, 2016, 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक ना, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब दिया जाएगा। शॉर्ट की दोष क्या है, और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है। शॉर्ट की दोष एवं फ्रेंकल दोष, और दोनों क्वेश्चन एक बार पूछा ही जाता है। जैसे कि 2022 की बात करें तो ये फ्रेंकल दोष, शॉर्ट की दोष, फ्रेंकल दोष पूछा था, देख सकते हैं फ्रेंकल दोष पूछा था, तो उस प्रकार से आप इस बार शॉर्ट की दोष पूछ देगा। इस प्रकार से एक साल रोटेट करके पूछते रहता है शॉर्ट की दोष एवं फ्रेंकल दोष, ठीक ना, बार बार। तो यहाँ पे शॉर्ट की दोष क्या आप समझने का प्रयास करिए, फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए शॉर्ट के दोष वह दोष होते हैं, यानी कि इस दोष में जो अवयवी कण होता है, अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर गायब हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। समझिए फिगर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, यानी कि ए पर चार्ज प्लस है, बी पर माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अवयवी कण है क्या कर रहा है, जालक बिंदु, जो जालक बिंदु यहाँ पे दिख रहा है, ये भी जो है कि जालक बिंदु है। जालक बिंदु देखिए यहाँ से और यहाँ से, जहाँ खाली दिख रहा है ना, यहाँ से जालक बिंदु का छोड़कर गायब हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। शॉर्ट की दोष में क्या होता है, इस दोष में जो अवयवी कण जो होता है ना, वह जालक बिंदुओं को क्या कहते हैं, जालक बिंदुओं को छोड़कर क्या गायब हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे गायब हो गए या बाहर निकल गए, इसी को क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं, ठीक ना। इस दोष में अवयवी कण जो होता है अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर गायब हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। इस दोष को क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं। समझने के लिए फिगर यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे दोष में क्या है, बाहर निकल चुका है, बाहर गायब हो गया है, ठीक ना, वह गायब हो चुका है, उसको शॉर्ट की दोष कहेंगे, ठीक। जैसे कि आपको समझाने का प्रयास करूँ, जैसे रूम है, कोई भी एक रूम है, आपके बेडरूम है, उसमें क्या है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है। उस सामान को क्या करना है, बहुत सारा सामान रखा हुआ, अरेंज किया हुआ है, उसमें से 2-3 सामान को बाहर निकाल दीजिएगा, तो वहाँ पे जगह खाली हो जाएगा ना। तो वही कहता है, इस दोष में अवयवी कण जालक बिंदु को छोड़कर बाहर निकल जाता है, यानी कि वो छोड़कर बाहर चला गया, यानी कि बाहर चला गया, उसको शॉर्ट की दोष कहेंगे। जैसे कि आपको समझाने का प्रयास करूँ एक और आपको अच्छा तरीका से, आपके घर में किसी मतलब लड़की का शादी है, आपके परिवार क्या 7 है, आपके परिवार में 7 आदमी हैं, 8 आदमी हैं, आपकी गर्ल्स का मतलब आपकी घर में कोई लड़की का शादी, आपकी बहन का हो सकता है, आपकी फुआ का हो सकता है, आपकी कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से क्या होगा, जब शादी होगा, शादी के बाद वो अपने ससुराल चली जाएगी, यानी क्या एक सदस्य आपके घट गया, उसको शॉर्ट की दोष कहेंगे। क्या कहेंगे, शॉर्ट की दोष कहेंगे। कैसे, क्योंकि आपका एक सदस्य अपने घर छोड़कर, अपना जो घर है ना, वो जालक है ना, अवयवी है ना, जालक बिंदु छोड़कर गायब हो गया। गायब कहाँ हो गया, दूसरे घर चला गया। अब फ्रेंकल दोष किसे कहेंगे, अगर आपके घर में किसी लड़के का शादी है, अगर आपके घर में किसी लड़के का शादी है, पहले क्या है, लड़के का शादी है, तो उसमें सदस्य बढ़ेगा, तो फ्रेंकल दोष उसको नहीं कहेंगे। फ्रेंकल दोष में होता क्या है, उसमें से सदस्य घटता है ना बढ़ता है, घटता है ना बढ़ता है, ठीक ना, यानी कि उतना ही रहता है, बशर्ते क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि आपको बताते हैं, आपके परिवार में बहुत सारा आदमी है, आपके परिवार में बहुत सारा आदमी है, जैसे कि क्या होता क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह, एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे कि रूम है आपका, ठीक ना, एक रूम से दूसरे रूम में, यानी कि एक बिंदु से दूसरे रूम में, यानी कि वहाँ पे बताएंगे आपको, चलिए आगे बताते हैं, समझ में आएगा, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, ठीक ना, तो ये समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे समझाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए फिगर के द्वारा, इसीलिए हम वहाँ पर रुके थे, ठीक है। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, इसमें जो होता क्या है, बेडरूम बहुत सारा है, क्या है, जालक बिंदु बहुत सारा है, ठीक है, जालक बिंदु है, तो उसमें क्या होता है, जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। यानी कि इस दोष में जो अवयवी कण होता है ना, जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। देखिए देख सकते हैं, ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस, उस प्रकार से क्या देखिए, जो ए प्लस वाला था ना, ए प्लस वाला, वो क्या किया, अपना जो जालक बिंदु है ना, उसको छोड़कर ना अंतराकाशीय स्थान में चला गया, अंतराकाशीय स्थान में चला गया। कहाँ चला गया, अंतराकाशीय स्थान में चला गया। इसी को क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। समझे कि नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है कि इस दोष में जो अवयवी कण है अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। यह क्वेश्चन 97, 2011, 2016, 2022 के एग्जाम में पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्किप नहीं कर सकते, ठीक ना। और आपको बता दूं कि पर डे आपको टेस्ट क्यूज चलता है, उसके लिए केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और कैसे पता चलेगा कि आपको केकेजी क्लासेस, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब टेस्ट चालू है कि नहीं है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन है, या केकेजी क्लासेस सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 5 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है, कॉपर के 2 मुख्य अयस्कों का नाम लिखे।
आपको पूछेगा बार बार, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन काम आएगा, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन में काम आएगा करेगा, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन में काम आएगा, साथ में ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। यानी कि एक तीर से ट्रिपल निशान, डबल निशान नहीं, एक तीर से ट्रिपल निशान। कैसे देखिए आपको कैसे पूछेगा, आपको पूछेगा वहाँ पे कॉपर का अयस्क है, ऑप्शन दे देगा क्यूपराइट, कॉपर बक्साइट, कुछ भी दे देगा ऑप्शन, इन दोनों इनमें से कोई नहीं मान गए, तो वहाँ पे क्या मारिएगा क्यूपराइट मारिएगा, क्योंकि कॉपर का अयस्क पूछा। कभी कभी पूछेगा कॉपर पैराइट किसका अयस्क है, तो कॉपर का अयस्क है ऑब्जेक्टिव की। चाहे पूछेगा क्यूपराइट किसका अयस्क है, कॉपर की। वहाँ पे पूछेगा क्या कि कॉपर मतलब कॉपर पैराइट का सूत्र है, तो क्या मारिएगा CuFeS2। क्यूपराइट का सूत्र है Cu2O, वहाँ पे मारिएगा। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा, और पूछेगा क्या क्यूपराइट किसका अयस्क है या कॉपर पैराइट किसका अयस्क है, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे पूछेगा कि कॉपर के 2 मुख्य अयस्कों का नाम लिखे, कॉपर का मुख्य 2 अयस्कों का नाम लिखे, तो वहाँ पे लिखेगा कॉपर पैराइट क्यूपराइट, और यहाँ पे सूत्र पूछा नहीं है, फिर भी हम सूत्र लिख दिए हैं कि सूत्र लिखने से फायदा यह हो जाता है ना कि कोई भी जो बच्चा है समझ सकता है, ठीक ना, वो सूत्र लिखने से फायदा हो जाता है, ठीक ना। तो कॉपर का 2 मुख्य अयस्क क्या है, क्यूपराइट है और कॉपर पैराइट है, ठीक ना। यह 2 मुख्य अयस्क होता है कॉपर का। और लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, इसी से लॉन्ग क्वेश्चन में वहां पे पूछेगा कि कॉपर के 2 मुख्य अयस्कों का नाम लिखे और उससे कॉपर का मतलब निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे, यानी कि पूरा उसके बारे में लिखना पड़ता है कि उसका निष्कर्षण कैसे होता है, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं कॉपर को, उस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक ना। तो वहां पे आपको पूछेगा कि कॉपर का मुख्य अयस्क का नाम लिखे और उसका अयस्कों से सांद्रण का विधि को लिखे, तो वहां पे आपको 2 नंबर दिया जाता है कॉपर का अयस्क के नाम लिखने के लिए। तो जब आपको नाम याद रहेगा तब ना आगे बात लिखिएगा। उस प्रकार से आपको 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सभी के लिए काम आ जाएगा। तो कॉपर का 2 मुख्य अयस्क कौन है, तो कॉपर पैराइट जिसका सूत्र होता है CuFeS2, याद रखिएगा इस बात को, और क्यूपराइट होता है जिसका सूत्र होता है Cu2O होता है, ठीक ना। और यह 2014-2015 के एग्जाम में पूछा गया है कि कॉपर का 2 मुख्य अयस्क का नाम लिखे, ठीक ना। इसको स्किप भी कर नहीं सकते आप, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर जो क्वेश्चन है, प्लीज आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे जो बिना सब्सक्राइब करके देखते होंगे, यार बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। बिंदु दोष क्या है, बिंदु दोष क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं से अवयवी कणों का विस्थापन से उत्पन्न दोष क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, बिंदु दोष कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं से अवयवी कणों का विस्थापन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। जैसे कि कोई भी एक जालक बिंदु है, अगर कोई भी जालक है उसमें जालक बिंदु बहुत सारा है, तो जालक बिंदुओं को विस्थापन समझिएगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि किसी क्रिस्टल में, कोई भी क्रिस्टल है ठोस है, क्रिस्टल में जालक बिंदुओं में अवयवी कणों का विस्थापन से उत्पन्न दोष। जैसे कि अवयवी कण बहुत सारा है, आप क्या करेंगे, इसको उठाकर यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे खाली हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा, उसी को बिंदु दोष कहते हैं, समझ गए। तो किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं में अवयवी कण का विस्थापन से उत्पन्न दोष को ही बिंदु दोष कहते हैं। और यह क्वेश्चन 2009-2019 के एग्जाम में पूछा गया था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग PDF नोट्स लेने का प्रयास कीजिए और व्हाट्सएप जो नंबर है आपका ग्रुप में ऐड हो जाएगा, ठीक ना, तो उसके लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ग्रुप में नंबर उसी का ऐड किया जाता है जो PDF परचेज करता है। 7 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, प्रासरण दाब को परिभाषित करें। और ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि प्रासरण दाब है क्या, ठीक ना। वे बाहरी दाब यानी कि जो बाहरी होता है ना, बाहर से, यानी कि वे बाहरी फोर्स दाब जो विलयन की तरफ से लगाने पर प्रासरण को क्रिया को रोकता है, प्रासरण दाब कहलाता है। देखिए बहुत छोटा डिफिनेशन है। हाँ, एक और आपको बात बताता हूँ, ठीक ना। कितना स्टूडेंट बोलते सर इतना छोटा डिफिनेशन लिखेंगे नंबर देगा। अरे भैया वहाँ पे कथा रामायण नहीं लिखना है, आप पढ़ रहे हो साइंस, आप क्या पढ़ रहे हो, साइंस। और साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब यहाँ पे डिफिनीशन नहीं होता है, साइंस के मतलब आप उसका मेन पॉइंट क्या है, क्या कह रहा है, वहाँ पे काम आएगा। अब देखिए इसमें क्या लिखिएगा बाहर से, अब यहाँ पे हिस्ट्री लिखना है कि वहाँ पे 2-3 लाइन बढ़ा देंगे और एकदम कथा रामायण लिखते चल जाएंगे। भाई साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में मेन डिफिनीशन दिखा जाता है कि क्या कह रहा है बच्चा, ठीक ना। जैसे कि विद्युत आवेश कहते हैं, किसे कहते हैं, आवेशों की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा किसे कहते हैं, यानी कि आवेशों की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब उसमें क्या लिखिएगा बताइए तब मुझे को। उसी प्रकार से आप टेंशन मत लीजिए, जो भी क्वेश्चन है सटीक आंसर रहता है, अपना परिभाषा बनाया गया आंसर रहता है, तो कम नहीं है, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हो आप, हिस्ट्री पर तो नहीं रहे हो, तो बड़ा लिखिएगा आप, समझ रहे ना। इसलिए साइंस के महत्व को समझिए आप,
यहाँ पे डिफिनीशन से मतलब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या कहता है उसको बस कहना है। तो प्राशन दाब की परिभाषा क्या है? वे बाहरी दाब जो विलयन की तरफ से लगाए जाने पर प्राशन की क्रिया को रोकता है, प्राशन दाब कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए जहाँ पे ज़्यादा लिखने वाला वहाँ बिल्कुल लिखेंगे हम। यहाँ पे देखिए विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता क्या है? तो विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो विशिष्ट चालकता होता है ना, वो विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित करते हैं। उसके उल्टा विलोम से होता है ना, उसके रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक, तो क्या उसका विलोम क्या हो जाएगा? और इसका ऐसा ही मात्रक की बात करता हूँ तो ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। तो विशिष्ट चालकता का बात करें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? L/R। और यहाँ पे जो लगाते हैं P, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, विशिष्ट प्रतिरोध को यहाँ पे P द्वारा दर्शाते हैं। ठीक ना, इस प्रकार से होता है। क्या होता है? इस प्रकार से होता है। ठीक, यह क्या होता है? विशिष्ट चालकता का मतलब सूत्र होता है। से लिखे यहाँ पे आप, विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है? R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1 क्या होता है? L/A। और यहाँ पे समानुपाती होना, इसका समानुपाती होता है L/A के समानुपाती होता है। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे ना, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे ना तो P लगा देंगे, L/A और P, L/A और P। ये हो जाएगा विशिष्ट चालकता। क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशिष्ट चालकता। समझे कि नहीं? और विशिष्ट प्रतिरोध को क्या करते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में तो R इक्वल टू R प्रोपोर्शनल A/L कहते हैं। इसको विशिष्ट L/A होता है। एक मिनट, प्रोपोर्शनल A/L जो होता है ना, वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे A/L और यहाँ पे प्रोपोर्शनल वाला एक नियतांक लग जाएगा P। ठीक, अगर उसी के उल्टा की बात करता है, क्योंकि विशिष्ट चालकता जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम यानी कि उल्टा, विशिष्ट चालकता क्या कहता है? विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी कि R इक्वल टू R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? L/A। और जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगाएगा? यहाँ पे L/A और P, ये हो जाएगा। समझ रहे? यही होता है विशिष्ट चालकता। इसका ये सही मात्रक की बात करें, ऐसा यूनिट आपको पूछेगा तो ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स होता है, याद रखिएगा। 1/ओम और सेंटीमीटर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। आपको 1 नंबर इसके लिए दिया जाएगा, 1 नंबर ऐसा यूनिट लिखने के लिए दिया जाता है, इसलिए आप स्किप नहीं कर सकते, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक ना, और ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। विशिष्ट चालकता का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक ना, यह क्वेश्चन 2016-2018 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, उससे पहले आप प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम 200-400 लाइक पुरा दीजिए। आप लोग क्यों ऐसे करते हैं? लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। ठीक ना, और PDF के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और गूगल पे एक बात और है कि गूगल पे जाइए, गूगल पे बहुत सारा मटेरियल मिलेगा आपको। इंग्लिश पढ़ने को मिल जाएगा वहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, समरी, सब चीज़ मिलेगा पढ़ने के लिए। तो गूगल पे KKG क्लासेस सर्च कीजिए, फर्स्ट वेबसाइट का उसको ओपन करके क्लास 12th में जाइए, वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट मिलेगा आपको। संकीर्ण ऊर्जा क्या है? संकीर्ण ऊर्जा क्या है? अभिकारकों के, देखिए अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। आपको समझाते हैं। जैसे आप चावल पकाते हैं, चावल जब बनता है तो एक ऐसा समय आता है जो आधा पका हुआ रहता है, यानी कि मध्य मतलब बीच, तो वह अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप चावल पका रहे हैं, चाहे रोटी बना रहे हैं, आप रोटी पका रहे हैं, आप जो भी कर सकते हैं, रोटी को मतलब जो भी खाना कर सकते हैं, रोटी पका रहे हैं आप, तो उसमें क्या होता है? एक ऐसा मोड़ आता है जब आप रोटी को तवा पर रखते हो तो एक ऐसा समय आता है जो आधा पक गया हुआ रहता है रोटी। जो आधा पकने में जो एनर्जी लगा उसमें, जो ऊर्जा लगा उसमें, उसी को कहते हैं संकीर्ण ऊर्जा। उसी को क्या कहते हैं? संकीर्ण ऊर्जा। जैसे चावल पका रहे हैं आप ना, चावल पकाने में जो आधा उबल गया है, आधा चावल पक चुका है, तो मध्यवर्ती, मध्य मतलब बीच, मध्य आधा बनाने में जो ऊर्जा उसमें लगाना, जो उसमें हीट दिए ना आप, तो उसी को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। तो वही कहता है अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह 13 और 15 के एग्जाम में अभी तक पूछ रखा है और पूछने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है, इसलिए स्किप मत कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। और जो भी इंग्लिश हिंदी मीडियम है सभी का नोट्स मिल जाएगा आपको, आराम से यहाँ पर नोट्स ले सकते हैं। ठीक ना, 10 नंबर जो क्वेश्चन है, एनिलीन HCl में घुलनशील है क्यों? जो एनिलीन होता है वह HCl में घुलनशील है क्यों? आप बताइए, जो एनिलीन है वह HCl में घुलनशील क्यों है? तो एनिलीन क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह
अम्ल HCl में घुलनशील साल्ट बनाता है। समझिए यहाँ पे जो एनिलीन होता है, एनिलीन है ना, एनिलीन जो क्षारीय प्रकृति के होने के कारण यह अम्ल में HCl घुलनशील साल्ट बनाता है, ठीक ना। और यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एनिलीन है ना HCl में घुलनशील है। क्यों घुलनशील है? क्योंकि यह अम्लीय मतलब यह क्षारीय प्राकृतिक का है। एनिलीन क्या है? वो क्षारीय प्राकृतिक का है, और क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण वह क्या है? अम्ल HCl में घुलनशील साल्ट बनाता है। और यह क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। अब बताइए इसमें कितना बड़ा लिखिएगा आप, कितना? बस सिंपल है कि यह क्षारीय प्राकृतिक है ना, इसी के कारण यह HCl में घुलनशील है। अब इतना ही मेन पॉइंट यही है ना कि क्षारीय प्रकृति के होने के कारण ये HCl में घुलनशील होता है, यह साल्ट बनाता है। अब इसमें कथा रामायण तो लिखेगा नहीं कि एनिलीन क्षारीय प्रकृति होने के कारण उसके दादा ने दादी को ऐसे किया वैसे। अरे भाई यार साइंस पढ़ रहे हो, ठीक ना, तो आप ऐसे मत कीजिए। कितना बोलते हैं इसलिए बोले हैं आज, तो इसका डिफिनीशन सटीक डिफिनीशन है, कोई गलत कर ही नहीं सकता, ठीक ना। और यह 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप PDF नोट्स इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, KKG क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और गूगल पर जाके आप KKG क्लासेस सर्च करके वहाँ पे आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। कम टाइम में 400+ करना चाहते हैं तो KKG क्लासेस याद कर लीजिए। गूगल ओपन करना है, KKG क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th PDF क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेज न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।